देखिए, इस लेक्चर पे हम क्या करने वाले हैं कि ये जो टॉपिक है ना, ये वाला बचा था हमारा प्रदूषण वाला, तो हम इसमें जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी या भूमि प्रदूषण, ये 3 पॉल्यूशन, ठीक है, इनका रोकथाम, कंट्रोल, प्रबंधन और कम करने के उपाय, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो मेनली वायु, जल और मिट्टी, इन 3 की बात किया है, तो इन तीनों पे ही फोकस रहेंगे। ठीक, तो देखिए प्रदूषण क्या है। पर्यावरण में किसी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति है, ऐसा पर्यावरण संरक्षक कानून जो है उसमें भी बोला गया है। साथ ही ये बोलता है ये कि पर्यावरण में जल, वायु, भूमि और मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और संपत्ति के बीच मौजूद अंतर संबंध शामिल है। ठीक, ये पर्यावरण की परिभाषा है। ठीक है, कि भौतिक घटक और अभौतिक घटक जो होते हैं उनके बीच में जो संबंध है वो पर्यावरण है। ठीक है, लेकिन प्रदूषण क्या है कि इसी पर्यावरण में किसी पर्यावरणीय प्रदूषक की उपस्थिति हो जाए तो पर्यावरण प्रदूषक है। मतलब पर्यावरण में उत्पन्न या शामिल ऐसा ही अवांछित परिवर्तन जो उसकी गुणवत्ता का ह्रास करता है, वो पर्यावरण प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तीनों हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अब इनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये आप देख लीजिएगा, लेकिन ये तीनों सिलेबस में है, तो हम अभी इस पर ही फोकस करेंगे। मैं इनको, जो ये वाले पॉल्यूशन है, इनको भी आगे डाल दूंगा, आपकी इच्छा होगी आप पढ़ लेना, पर सिलेबस में नहीं दिया है तो मैं इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ। वायु प्रदूषण क्या है। वायु प्रदूषण हवा में गैसों, कणों, जैविक अणुओं सहित हानिकारक या अत्यधिक मात्रा में पदार्थों की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक, तो ये परिभाषा हो गई इसकी। अब कारण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भाई साहब, औद्योगिक उत्सर्जन, तो जो आपके आसपास कारखाने होंगे, औद्योगिक सुविधाएं होंगी, उनसे जो प्रदूषक निकलते हैं, धुआं निकलता है, गैस निकलता है, कण निकल रहे हैं, वो सब वायु प्रदूषण के कारण है। वाहन निकासी, मतलब जो कार हैं, ट्रक हैं, बस हैं, बाइक हैं, उनसे जो उत्सर्जन हो रहा है, किसका, धुआं का उत्सर्जन हो रहा है, जो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, जिससे शहरी वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा आप देखिए, बायोमास जलाना, खाना पकाने के लिए, गर्म करने के लिए, कृषि कार्यों के लिए बायोमास जलाते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कंडे हो गए, जिन्हें उपले बोलते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को जलाना, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, दो, मतलब मोस्टली 2 टाइप के जो होते हैं, एक 2.5 और 10, ये 2 ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन दहन, ठीक, तो ऊर्जा उत्पादन, जैसे ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं हम, जो कोई थर्मल पावर प्लांट है तो उस चिमनी से धुआं निकल रहा है, तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान, फिर परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाना। ठीक, आप ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ चीज़ें, तो जीवाश्म ईंधन उसमें जल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन हो रहा है। ठीक, इसके अलावा निर्माण गतिविधियाँ, आपके यहाँ आसपास घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे क्या होगा, धूल उड़ेगी, कण उड़ेंगे और अन्य प्रदूषक उड़ेंगे और हवा में छोड़े जाएंगे वो, फिर वो आपके लंग्स के माध्यम से, सॉरी, आपके जब सांस लेंगे तो आपके नाक के माध्यम से वो फेफड़े तक जा सकते हैं। फिर कृषि पद्धतियाँ, कृषि गतिविधियाँ जैसे पशुधन पालन, उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग, फसल जलाना, अमोनिया, मीथेन, अन्य प्रदूषकों को हवा में छोड़ना, साथ ही जो पराली जलाना है, ठीक है, ये भी इसमें आता है। फिर अपशिष्ट निपटान, तो अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं जैसे खुले में जलाना, लैंडफिल उत्सर्जन, मीथेन, वाष्प तेल, कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रदूषकों को हवा में छोड़ना, तो ये सब चीज़ें शामिल हैं कारण में वायु प्रदूषण की। ठीक, इसके अलावा अन्य आपको भी याद आता है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अब हम प्रभाव देखते हैं, तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, जलवायु परिवर्तन पर पड़ेगा, आर्थिक लागत पर पड़ेगा, कृषि पर पड़ेगा। ठीक है, अन्य और आगे हैं। स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैसे ये जो कण हैं, जहरीली गैसें हैं, ये हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में आने से श्वसन संबंधी बीमारियाँ, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स कराएंगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कराएंगी, फिर हृदय संबंधी समस्याएं और बीमारियां पैदा करेंगी। फिर पर्यावरणीय क्षति, वायु प्रदूषण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, वनस्पति को नुकसान पहुंचाता है, मिट्टी और जल निकायों को अम्लीकृत करता है, वन्य जीवों के आवास को बाधित करता है, जिससे जैव विविधता की हानि होती है और पारिस्थितिकी तंत्र को क्षरण होता है। मान लीजिए कि ये कोई माइंस है, उस माइंस के पास कोई पेड़ है, उस पेड़ में एक शाखा है जिसमें पत्तियां लगी हुई हैं। ठीक है,
अब इन पत्तियों में वो ये कोल माइंस के आसपास है तो इन पत्तियों में काला काला चढ़ गया है। अब देखिए जो फोटोसिंथेसिस होता है वो तो पत्तियों के माध्यम से हो रहा है, ठीक, लेकिन इसमें जो हरा रंग है ये हो गया काला, तो इस वजह से इनका प्रकाश संश्लेषण जो है ना उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। तो पौधे जो हैं वो सूर्य से अपना भोजन नहीं बना पाते। फिर जलवायु परिवर्तन, कुछ वायु प्रदूषक जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है वातावरण में गर्मी को रोककर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, जिससे तापमान बढ़ता है, मौसम के पैटर्न में बदलाव होता है और समुद्र का स्तर बढ़ता है। साथ ही आर्थिक लागत में समाज पर महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ डालता है, जिससे स्वास्थ्य देखभाल व्यय होगा, उत्पादकता में भी कमी आएगी, बुनियादी ढांचे को नुकसान होगा, कृषि उपज में कमी आएगी, स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पैदावार कम होगी, मिट्टी की उर्वरता खराब होगी और कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए जोखिम पैदा होगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होंगी। इसके अलावा आप देखें अगर तो और क्या होगा, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए धुआं उड़ रहा है, अब धुआं नीचे जम जा रहा है तो उससे आपको धुंध देखने को मिलेगी। पर्यटन, बाहरी मनोरंजन, निवासियों और आगंतुकों के जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होगी। आपको अगर एक बार वायु प्रदूषण महसूस करना है ना तो एक बार आप सिंगरौली चले जाइए। ठीक, सिंगरौली स्टेशन ही चले जाइए बस, आप कहीं से भी आ रहे हो आप एक बार सिंगरौली स्टेशन चले जाइए और आप सिंगरौली स्टेशन से एक बार जो सिंगरौली स्टेशन उतर के आप मुख्य शहर की ओर जाएंगे, सिंगरौली शहर की ओर न जाइए, बैढ़न की ओर नहीं जाइए, आप बस 2-3 जो उसकी माइंस हैं उस क्षेत्र में जो कॉलोनी बनी हुई है, जैसे शिमला कॉलोनी बनी हुई है वहाँ, ठीक, वहाँ गोरबी है, गोरबी नहीं सॉरी, ठीक है, तो शिमला कॉलोनी साइड ही आप मेनली चले जाइए। ठीक, आपको आपने KGF मूवी देखी है ना, तो उस KGF मूवी में जैसा माहौल रहता है वो चारों ओर काला काला दिखता है, उस पर गाड़ी चलाता है, एक तो वो दिख जाएगी और आपको जो बादल है ना वो भी कुछ मात्रा में आपको आसमान की ओर देखेंगे तो काले ही दिखाई देंगे। ये आलम है, मतलब सिंगरौली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मान लीजिए अनहेल्दी ही है। तो आपको यकीन नहीं तो आप चेक करके देखिएगा एक बार। ठीक, अब सामाजिक न्याय संबंधित चिंताएं, वायु प्रदूषण हाशिए पर रहने वाली जो कमज़ोर आबादी है उनको असमान रूप से प्रभावित करता है, उनका स्वास्थ्य खराब करता है, सामाजिक आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। पर्यावरणीय न्याय के मुद्दे को संबोधित करने के लिए न्याय संगत नीतियों और हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे देखी। अब आगे देखते हैं वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार कर क्या रही है। तो भाई सरकार ने बहुत प्रयास किए, जैसे सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लेके आई, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, 17 में पहली बार लागू हुआ। यह केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। ठीक, फिर वायु प्रदूषण भुगतान सिद्धांत लेकर के आई। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने 8 वर्ष से पुराने वाहनों पर उनके फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय एक हरित कर जो रोड टैक्स की 10% से 25% दर तक लगाएगा। एकत्रित कर राजस्व का उपयोग केवल प्रदूषण से निपटने के लिए करेगा। जैसे ये एक प्रकार का समझ लीजिए वो हो गया, सरचार्ज हो गया, सॉरी ये सेस हो गया एक प्रकार का। ठीक है, सेस जो होता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगता है। स्मोक टावर, स्मोक टावर क्या है, जैसे स्मोक प्लस फॉग, तो ये और ये इससे मिलके बन गया स्मोक टावर। ये एयर प्योरीफायर के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रायः एयर फिल्टर पर कई परतें मौजूद होती हैं जो प्रदूषित हवा को साफ करते हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने CPCB और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मोक टावर स्थापित करने हेतु योजना बनाने का निर्देश दिया था। प्रोजेक्ट के तौर पर अप्रैल तक 2 टावर लगाए जाएं। ठीक है, कनॉट प्लेस में स्मोक टावर इस पायलट योजना तक पहला टावर लगाया गया। तो आप जाएंगे तो आपको दिल्ली में चौराहे में बड़े बड़े टावर दिखेंगे, उसमें ऐसा रहता है कि वो जो एयर पॉल्यूशन उसको सक करता है वो। फिर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, वही वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए और नियंत्रण और उन्मूलन के लिए ये 5 वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया, जो अगले 5 वर्ष में 102 प्रदूषित शहरों की वायु को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया। 2 पहिया वाहनों के क्षेत्र में ई-मोबिलिटी की राज्य स्तरीय योजनाएं शुरू की गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए गए। ठीक है, BS
6 मानदंडों का कड़ाई से कार्यान्वयन किया गया। सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए तीसरे पक्ष के ऑडिट को अपनाना भी एनसीएपी में शामिल है। साथ ही BS6 वाहन, ठीक है, BS4 के बाद सीधे BS6 आ गया और 1 अप्रैल 2020 से BS5 मानकों को छोड़कर सीधे BS6 मानक लागू करने का फैसला किया गया। और BS6 क्या है कि जब वाहनों से धुआं निकलेगा तो उसमें प्रदूषक नहीं होंगे, इसलिए BS6 है वो, ठीक है। भारत स्टैंडर्ड 6 मतलब आप देखेंगे कि BS6 गाड़ियाँ अब ज़्यादा चल रही हैं, तो वो इसलिए है कि जो उनसे धुआं निकलेगा, पॉल्यूटेंट निकलेगा, तो उसमें सब ज़्यादा शामिल नहीं होगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सब ज़्यादा नहीं होंगे। द हैप्पी सीडर, ये टर्बो हैप्पी सीडर जो आपने देखा होगा, जो नवंबर दिसंबर के महीने में शुरू हो जाता है दिल्ली में पोल्यूशन का खतरनाक होना, तो पराली जलाते हैं जो किसानों ने जलाई पराली जलाने के बाद क्या हुआ, उसका धुआं निकला। अब ठंड है तो मॉइस्चर तो सारा नीचे ही है, तो ये उसको नीचे ले आता है, अब सब कुछ नीचे हो जाता है। अब इस वजह से दिल्ली में ये दिल्ली और हवाएं जो हैं इस ओर चलती हैं, तो सारी हवाएं दिल्ली साइड आ जाती हैं। दिल्ली अगर इस टाइप का होता कि अगर वो कोस्टल इलाका होता, ठीक है ना, तो रात में हवा अगर इधर से इधर चल रही है, तो जब दिन में हवा इधर से इधर चल रही है तो रात में इधर से इधर चलती, तो इधर ले आती, लेकिन इधर तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसलिए टर्बो हैप्पी सीडर का आविष्कार किया गया ताकि वो उन परालियों को इस तरीके से काट देगा, जड़ से उखाड़ देगा, ताकि किसान को उसको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उससे कुछ उस अवशेष से कुछ काम भी हो जाएगा। जैसे जो फसल के अवशेष को उनकी जड़ समेत उखाड़ फेंकती है हैप्पी सीडर, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या से राहत मिलती है। अब सफ़र क्या है? वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली, द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसकी स्थापना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल के तहत 2010 में हुआ। सफ़र भारत में महानगरों के प्रदूषण स्तर और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी उपलब्ध कराना और वायु प्रदूषण के संदर्भ में जागरूकता कार्यक्रम चलाना है, ठीक। अब इसके बाद वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए डैशबोर्ड भी बनाया गया, ठीक है। आप देखेंगे कि कुछ शहरों में आप देखेंगे कि लगा रहता है ना एक बोर्ड, वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मापते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसका मतलब वायु गुणवत्ता सूचकांक है। यह एक संख्यात्मक पैमाना है जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में हवा की जो गुणवत्ता होती है उसको बताने के लिए किया जाता है, जो दर्शाता है कि हवा कितनी प्रदूषित है और कितनी साफ़ है, ये सब बताता है वो। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो हवा है वो गुड स्टेज में है या वर्स्ट स्टेज में है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमें पता चलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स से। अब जैसे अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो ये हवा की गुणवत्ता तो बता रहा है। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि जो स्तर होता है, जैसे 0 से 50, फिर उसके बाद 51 से 100, फिर 101 से 200, फिर 201 से 300, ठीक है, फिर 301 से 400 और 401 से 500, ठीक है। अब 0 से 50 गुड़ अवस्था है, तो 401 से 500 कैसी अवस्था होगी? महा खराब अवस्था होगी, सीवियर अवस्था होगी। अब 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री अवस्था है, ठीक है, संतोषदायी अवस्था। 101 से 200 मॉडरेट अवस्था है, ठीक है। 201 से आपका जो 300 है वो पुअर स्टेज है, और 301 से 400 जो है वो वेरी पुअर स्टेज है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, आपको ये याद रखना है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसें शामिल हैं, ठीक। अब वो 8 गैसें जो हैं, आपको अगर उसको याद रखना है तो उसके लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होगी। कि आपको उसको याद रखने के लिए सबसे मेन चीज़ याद रखनी है कि उसमें कौन कौन सी गैस शामिल नहीं है, ठीक है। तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आपको उसमें और जो वर्स्ट पॉल्यूशन फैलाती हैं वो गैसें नहीं मिलेंगी।
इसमें आपको जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी और आपको इसमें मीथेन नहीं मिलेगी। ठीक, ये दो गैस आपको इसमें नहीं मिलेगी। तो इसमें मिलेगी क्या क्या, जैसे PM मिलेगा तो 2.5 और 10 मिलेगा, ये दो हो गई। ठीक है, ये दो गैसेस हो गई, गैसेस नहीं है ये कण है। ठीक है, फिर तीसरा आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल जाएगा। फिर चौथा आपको ओजोन मिल जाएगी, सतही ओजोन। पांचवा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा। छठवां आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा। सातवां आपको अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, आठवां आपको लेड मिल जाएगा। तो ये लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब आपके निकलता है फॉसिल फ्यूल से। नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये फैक्ट्री से निकला। ठीक है, PM 2.5 10 कंस्ट्रक्शन और सड़कों से जो धूल उड़ती है उससे निकला। तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें याद रखने की सरकार ने ये प्रयास किया। साथ ही इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, ये क्या, घर के अंदर जीवाश्म ईंधन जलाने से वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से बचाता है। ठीक है भाई साहब, अब आते हैं जल प्रदूषण में। ठीक, हम ज़रा पानी पी लें। ठीक है, अब जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से तात्पर्य नदियों, झीलों, महासागरों, भूजल, जल भ्रतों जैसे जल निकायों में छोड़े गए हानिकारक पदार्थों या प्रदूषकों द्वारा प्रदूषण से है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है, मानव स्वास्थ्य, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा हो गई इसकी। अब इसके कारण क्या है, तो औद्योगिक निर्वहन, मतलब रसायनों, भारी धातुओं, विषाक्त पदार्थों सहित औद्योगिक प्रक्रियाओं से प्रदूषकों को अपशिष्ट निर्वहन और अनुचित अपशिष्ट निपटान के माध्यम से जल निकायों में छोड़ना। कोई इंडस्ट्री है, इतना उलझना है, कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, चमड़ा बनाया जा रहा है। अब इससे जो वेस्ट पानी होगा, सिंपल से एग्जांपल कानपुर लीजिए ना, या आगरा लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ जो भी होता है तो कानपुर वाला गंगा में चला जाता है, आगरा वाला आपका यमुना में चला जाता है। फिर शहरी अपवाह, शहरी क्षेत्रों से तूफानी जल का अपवाह, तेल, ग्रीस, भारी धातु, कीटनाशक, कूड़े जैसे प्रदूषकों को सीधे जल निकायों में ले जाते हैं। कृषि गतिविधियाँ, अब कृषि में जो आपने उर्वरक बोए हैं, कीटनाशक डाले हैं, शाकनाशक डाले हैं, इनके उपयोग से जल निकायों में पोषक तत्वों और रसायनों का प्रवाह हो सकता है, जिससे पोषक तत्व प्रदूषण हो सकता है। पोषक तत्व जो है प्रदूषक हो सकता है और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। तभी आप देखते होंगे कि जो जल तंत्र है उसमें ऊपर जो है हरी हरी काई जैसी जम जाती है प्रॉपर पूरी, तो वो नीचे जो है प्रकाश को बाधित करती है और ऑक्सीजन को भी नहीं आने देती, और जो न्यूट्रिशन है वो भी सक कर लेती है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक स्रोतों से सीवेज और अपशिष्ट जल के अपर्याप्त उपचार के परिणाम स्वरूप जल निकायों में रोगजन को पोषक तत्वों प्रदूषकों का निर्वहन हो सकता है। आप देखिए जैसे जो यमुना है दिल्ली में, तो ऐसा बोला जाता है कि जो दिल्ली में यमुना है तो जो डाई इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कपड़ा डाई करती है सारी चीज़ें, उनकी वजह से भी बहुत पोल्यूशन होता है इसमें। ठीक, तो वो सीधे जा कर के इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए तेल रिसाव, जहाज़ों, पाइपलाइनों, अपतटीय ड्रिलिंग, इनके प्लेटफॉर्म से तेल, पेट्रोलियम उत्पादों का आकाश में क्या जानबूझकर छोड़ा जाना जल निकाय को दूषित कर सकता है, जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति हो सकती है और जलीय जीवन को नुकसान होता है। फिर क्या होता है, जब किसी प्रदूषक को नष्ट करने के लिए हम उसको लैंडफिल से लीचेट में खतरनाक पदार्थ संदूषक हो सकते हैं, लैंडफिल करते हैं। तो लैंडफिल जब करते हैं तो भूजल और सतही जल में रिस जाता है और वो जल प्रदूषण में योगदान करता है, जब वो नीचे जो जल भृत होता है उसमें जाता है। तो फिर माइनिंग एक्टिविटीज़, खनन कार्य भारी धातुओं, एसिड और अन्य विषाक्त पदार्थों को अपवाह, लीचिंग, अपशिष्ट जल निर्वहन के माध्यम से जल निकायों में छोड़ सकते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता में प्रदूषण और गिरावट हो सकती है। इसके अलावा आप देखिए और क्या हमारे प्यारे लोग करते हैं, वनों की कटाई कर देते हैं और जिससे मिट्टी का कटाव हो जाता है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन, मतलब क्या होता है, कृषि और शहरी क्षेत्रों से अत्यधिक पोषक अपवाह जल निकायों में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का प्रसार करता है।
जिससे जलीय जीवन और मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषाक्त पदार्थ पैदा हो सकते हैं। ये कोई तालाब है, आप देखिए जाइए उसमें कभी, तो अगर बहुत दिन से वो तालाब की साफ सफाई कुछ भी नहीं हुई है तो उसे हरी 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 परत जम जाएगी। वो पोषक हैं और बहुत नुकसानदायक हैं वो। फिर कूड़ा करकट और समुद्री मलबा, प्लास्टिक कचरे, कूड़े कचरे, समुद्री मलबे का अनुचित निपटान जल निकायों में जमा हो सकता है, जिससे जलीय जीव को शारीरिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने देखी अभी, ये क्या है, जल प्रदूषण के कारण है। ठीक है, किन से जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा अब हम देखेंगे कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं। तो देखिए, पहला आप देखिए जैविक उपचार। ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूषित वातावरण से प्रदूषकों को हटाने या बेअसर करने के लिए बैक्टीरिया, फंगाई और पौधों जैसे जैविक जीवों का उपयोग करती है। इसके अंदर स्वस्थानीय रेमेडिएशन और बाह्य स्थानीय रेमेडिएशन भी आता है। ठीक है, तो स्वस्थानीय बायो रेमेडिएशन में क्या होगा, उसी स्थान पे, मतलब जैसे अब ये तालाब है, उसको तो कहीं खिसका के ले नहीं जा सकते ना, तो यहीं पे कुछ ला के किया जाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें दूषित सामग्री का मौके पर ही उपचार करना शामिल है। बायोवेटिंग, देसी बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुओं के माध्यम से प्रदूषित मिट्टी को हवा और पोषक तत्व प्रदान करना शामिल है। बायो स्पार्जिंग, यह जल स्तर के नीचे दबाव वाली हवा को इंजेक्ट करके मौजूदा बैक्टीरिया द्वारा प्रदूषकों के प्राकृतिक विघटन को तेज करती है। जैव संवर्धन, क्षरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रदूषित क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश कराती है। अब बाह्य स्थान में दूषित सामग्री को उसके मूल स्थान से हटा दिया जाता है, जैसे लैंड फार्मिंग। इसमें दूषित मिट्टी की खुदाई करना, उसे तैयार बिस्तर पर फैलाना, नहीं भाई, उसे तैयार करना और किसी क्षेत्र पर फैलाना। फिर देसी जीवाणुओं द्वारा एरोबिक क्षरण को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित रूप से जुताई करना उसकी। फिर बायोरिएक्टर, इन्हें प्रदूषित ठोस पदार्थों या पानी के नियंत्रित उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। फिर खाद बनाना, विघटित कार्बनिक पदार्थ को पोषक तत्वों से भरपूर खाद में प्राकृतिक पुनर्चक्रण करना। ठीक, फिर फाइटो, इसी तरीके से अन्य क्या क्या है, फाइटो रेमिडिएशन। ठीक है, पर्यावरण में प्रदूषकों की सांद्रता या विषाक्त प्रभाव को कम करने के लिए पौधों और संबंधित मिट्टी के रोगाणुओं का उपयोग शामिल है। फिर कीटाणु शोधन करना, उसमें क्लोरीनीकरण, पीने के पानी में क्लोरीन यौगिक मिलाना, जिससे जिससे क्या होगा कि कीटाणु रहित हो जाएगा। फिर सरकारी पहल, सरकार ने जल प्रदूषण से निपटने के लिए क्या क्या किया, जल जीवन मिशन शुरू किया, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, शहरी विकास के लिए अमृत मिशन, गंगा एक्शन प्लान, ये सब चीज़ें शुरू करी। फिर उसके बाद जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए और क्या किया है, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974। ठीक है, फिर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 भी लाया। ठीक है, तो ये तमाम प्रयास सरकार ने किए हैं। साथ ही इसमें हमें स्वच्छ भारत मिशन भी ऐड करना चाहिए। साथ ही हम इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण को भी जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण की वजह से क्या होता है कि कोई भी जिला, राज्य अपने यहाँ स्वच्छता रखता है और उस स्वच्छता रखने से ही बहुत फ़ायदा मिल जाता है उस राज्य जिले को, ताकि प्रदूषण न फैले वहाँ, क्योंकि उसे स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप आना रहता है ना। इसलिए क्या प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण का? सिंपल सी बात है, आप गंदा पानी पिएंगे तो आपको हैजा, टाइफाइड, ठीक है, पेचिस, ऐसी जलजनित बीमारियां हो जाएगी। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र का क्षरण होगा, जो खाद्य श्रृंखला होगी वो बाधित होगी, उनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचेगा। अब भाई आपके लिए हैबिटेट जैसे ज़मीन है, मछली के लिए हैबिटेट तो जल है, तो अगर उस जल में प्रदूषण आ जाएंगे तो उसका घर तो खराब हो जाएगा ना। इस तरीके से फिर पेयजल संदूषण, जो आप पेयजल पी रहे हैं उसकी गुणवत्ता और उपभोग के लिए सुरक्षा समझौता हो सकता है। उसमें बैक्टीरिया, वायरस, रसायन, विषाक्त पदार्थ, ये सब शामिल हो सकते हैं जो आपके स्वास्थ्य को गंभीर रूप दे सकते हैं। फिर आर्थिक नुकसान, अब जल प्रदूषण समाज पर क्या करेगा भाई? आपका स्वास्थ्य देखभाल बढ़ जाएगा, फिर आपको जल उपचार करने आरओ लगवाना पड़ेगा, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, मत्स्य पालन कम होगा, पर्यटन कम होगा, मनोरंजक कम होगा। ठीक है, अब कोई झील है, अब वो झील गंदी है, उसको कोई देखने जाएगा तो मनोरंजन कम हो गया। अब जैसे लेक भी हो भोपाल में, अब अगर सरकार उसमें फाउंटेन नहीं लगवाए, ठीक है, उसकी सफाई नहीं करवाए, उसमें वो जो गंदगी है वो फैली रहे, ऐसे हरा हरा चारों ओर पूरा रहे,
कोई देखने नहीं जाएगा। जो वहाँ किनारे दुकानें लगती हैं सब खत्म हो जाएंगी। कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो सिंचाई के लिए दूषित जल होगा, अगर उसका यूज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी, फसल की वृद्धि और पैदावार जो है ये खराब हो जाएगी। कृषि प्रभावित होगी इससे। कीटनाशक, उर्वरक, अन्य कृषि अपवाह प्रदूषक जल निकायों में प्रवेश करेंगे और पोषक तत्व प्रदूषण, शैवाल खिलना, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन, ये सब चीज़ें होगा। आपको पता ही है, बस आप एक बार इसको देखते जाइए ताकि आप 10 पॉइंट रहेंगे तो कम से कम 5 पॉइंट तो लिखे आएंगे। वन्य जीवों को नुकसान होगा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का नुकसान होगा, सामाजिक असमानता पैदा होगी, कम आय वाली आबादी और हाशिए पर रहने वाले समूहों सहित कमजोर समुदाय, स्वच्छ पानी और स्वच्छता सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच रहेगी। ठीक है, अब उनके हैंडपम्प से आर्सेनिक निकलेगा तो उनको बीमारी होगी, फ्लोराइड निकलेगा तो उनको फ्लोरोसिस होगा। ठीक है, पानी वही अगर आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, नाइट्रेट मिल गया तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये तमाम जो प्रदूषक हैं वो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे किसको? जल को प्रभावित करेंगे और उससे वो जो जनता है वो प्रभावित होगी। ठीक है, अभी इसमें देखिए ध्वनि प्रदूषण वाला है। एक बार मैं इसको अच्छे से चला देता हूँ। देखिए ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, इसकी परिभाषा है, ये आपको देखना है। इसके कारण है, ठीक है, इसके कुछ कारण हैं, जैसे इसके कारण में क्या क्या है? परिवहन, औद्योगिक गतिविधियाँ, शहरीकरण, मनोरंजक गतिविधियाँ, बुनियादी ढांचा विकास, तकनीकी प्रगति। क्या क्या कारण होते हैं? परिवहन होगा, हॉर्न बजाएंगे, ठीक है, इतने अच्छे अच्छे तो हॉर्न बजाते हैं, आपको पता है लोग। इंडस्ट्रियल खड़खड़ 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 होगा, आपको अलग शोर होगा। शहरीकरण है, ठीक है, जहाँ से गाड़ी वहाँ से गाड़ी, यहाँ कंस्ट्रक्शन वहाँ कंस्ट्रक्शन। मनोरंजक गतिविधियाँ, इंसान निकाल रहा है डीजे तो इतना तेज़ चला रहा है कि घर की खिड़कियाँ हिलती जा रही हैं। बुनियादी ढांचा विकास, ठीक है, राजमार्ग, हवाई अड्डे सब बनेंगे तो वही उसमें मशीनों की आवाज़, वो सबसे दिक्कत। फिर उसके बाद ये लाउड स्पीकर, हेडफोन लगाना, ये सबसे पॉल्यूशन। सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है, संगीत, उत्सव, सामाजिक समारोह, रात्रि जीवन गतिविधियाँ, एक एक दो दो बजे रात तक बज रहे हैं डीजे, इंसान की और जानवरों की सबकी नींद प्रभावित हो रही है। फिर अपर्याप्त शहरी नियोजन, ऐसा एरिया नहीं है कि जहाँ पे नियम हो या फिर साइलेंट जोन हो कि वहाँ जा कर के हल्ला कर लो। फिर निर्माण स्थलों से शोर, प्राकृतिक घटनाएं, तो ये सब चीज़ों से शोर होता है। अब शोर के कुछ स्वीकार्य लेवल होते हैं, ठीक है, 45 डेसिबल से 45 डेसिबल दिन में और रात में 35 डेसिबल WHO बोलता है। फिर आपके पास साइलेंट, फिर जैसे और अलग अलग टाइप से क्राइटेरिया हैं, ये आप है नहीं सिलेबस में, पर आपको देखना तो एक बार देख लेना। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डाल सकता है ना, आपको बहरा कर सकता है, ठीक है, आपको इरिटेट कर सकता है। जैसे स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या डाल सकता है कि सुनने की क्षमता में कमी होगी, नींद में खलल होगा, तनाव, चिंता, ब्लड प्रेशर हाई, हृदय संबंधी रोग। ठीक है, और अगर आप गलती से इन सब चीज़ों के शिकार हैं और आपने बहुत तेज से कोई साउंड सुन भी लिया तो हो सकता है आपको दिल का दौरा भी आ जाए। नींद में खलल पड़ेगी, ठीक है, अनिद्रा रहेगी, नींद में विखंडन होगा, नींद की अवधि कम हो जाएगी, फिर उसका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। कम्युनिकेशन में हस्तक्षेप होगा तो सामने वाले से अलग लड़ाई हो जाएगी, हाँ तुम गाना ही सुन लो, मैं तो पागल यहाँ बात कर रही हूँ। ठीक, फिर शिक्षण और शैक्षणिक सम प्रदर्शन, तो जो आप मतलब शोर हो रहा है कहीं आसपास तो आप अच्छे से उस चीज़ को प्रदूषण एकाग्रता को खराब करेगा। अब आप मान लीजिए किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, बगल से शादी का डीजे जा रहा है, ठीक है, अब तो महीना भी लग गया वही, अब डीजे बज रहा है, अब सर कुछ पढ़ा रहे हैं, अब मान लीजिए गलती से आपके दिमाग में वैसे ही कुछ नहीं जा रहा था, ठीक, और ऊपर से ये डीजे बजने लग गया, तो जो पिछला गया है वो भी बाहर चला जाएगा और जो नया आने वाला वो तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे शैक्षणिक प्रदर्शन भी आपका थोड़ा कम होगा, जीवन की गुणवत्ता खराब होगी। जब आप इतने मतलब झुंझलाहट, जलन, परेशानी ये सब होगी, आपका और दिमाग खराब होगा। वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाथी बेचारे सोन सुनेंगे, उनका प्रजनन पैटर्न, उनका जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो सब प्रभावित होगा, डर पैदा होगा, वो फिर जंगलों से निकल के शहरों की ओर भागेंगे, सब चीज़ें होंगी। फिर सामुदायिक विघटन, पर्यावरण क्षरण, तो ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिएगा। सरकार ने फिर रोकथाम के कुछ और नियंत्रण के कुछ उपाय भी किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। विधान जो ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 बना है। शोर निगरानी और प्रवर्तन, सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया गया। वाहनों के लिए शोर सीमा निर्धारित करी गई है कि भाई ये वाला हॉर्न नहीं लगाओ, बुलेट वाला जो फट फट फूटता है ना, वो तो बैन ही है। निर्माण स्थलों के लिए शोर नियंत्रण उपाय, फिर टाइमिंग सेट करते हैं ना कि 6 के बाद काम बंद। शहरी नियोजन और विकास, सार्वजनिक परिवहन और यातायात प्रबंधन, ग्रीन बफर जोन, ठीक है, मतलब आप ये भी देखिएगा जैसे ग्रीन मफलर की क्या होता है कि अगल बगल जो है
ऐसे वो लगा दिए जाते हैं पेड़ पौधे, ताकि शोर जो है वो ज़्यादा नहीं सुनाई दे। फिर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण ये सब करना। अब हम आते हैं, इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। आप देख लीजिए, केंद्रीय प्रदूषण CPCB, फिर वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत ही आपका ध्वनि प्रदूषण भी आ जाता है इसी के अंदर। फिर ध्वनि प्रदूषण के लिए विनियमन और नियंत्रण नियम बना है 2000 का। फिर पर्यावरण संरक्षण नियम 86 है, उसमें रूल्स भी हैं उसके कुछ। फिर राष्ट्रीय परिवेशी शोर निगरानी कारक नेटवर्क है नमन करके, NANMN, ठीक है। 2011 में 7 शहरों में 70 शोर निगरानी स्टेशन बनाए गए। फिर न्यायिक पहल, उसके बाद लाउड स्पीकर का उपयोग कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा। अब आता है अपना मृदा प्रदूषण जो सिलेबस में है। ऐसे पदार्थों का मिश्रण जो मिट्टी की गुणवत्ता, उसकी उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले, का क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे मोटा माटी समझिए, आपने फसल लगाई, ठीक है। अब आप इसमें आपने पानी डाला, तो पहली बात तो ये, अगर वो पानी प्रदूषित है तो मृदा प्रदूषित हो जाएगी। फिर पानी प्रदूषित नहीं डाला, ठीक डाला, लेकिन उसमें उर्वरक डाला आपने, वो ज़्यादा केमिकली प्रोन है, तो मिट्टी का प्रदूषण हो जाएगा। फिर इस सब के बाद आपने उसमें कीटनाशक डाला, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी उसके बाद। फिर इसके बाद आपने उसमें अगर और भी कुछ छिड़काव कर दिया, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण जो है और विस्तारित होगा, ठीक। तो ये तो बेसिक मैंने आपको बता दिया, लेकिन उसके अलावा जो और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज है, औद्योगिक प्रक्रियाएं मिट्टी में भारी धातुएं, जहरीले रसायन और अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट छोड़ती हैं, जिससे प्रदूषित हो जाती है। मिट्टी की उर्वरता, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कृषि पद्धतियाँ, गहन कृषि गतिविधियों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, शाकनाशियों का उपयोग शामिल होता है, जिससे कृषि रसायन अवशेषों के साथ मिट्टी दूषित हो जाती है, जो समय के साथ बनी रह सकती है और जमा हो सकती है। जैसे शाकनाशी, खरपतवार और अन्य अवांछित पौधों को मारने के लिए, कीटनाशक कीड़ों को मारने के लिए, कवकनाशी परजीवी कवक को मारने के लिए। अब ये सब चीज़ें क्या करेंगी, ये उनको तो मारेंगी ही मारेंगी, मिट्टी को भी खराब करेंगी, फिर हमारे उसमें भी शामिल हो जाएंगी, फूड चैन में भी शामिल हो जाएंगी। फिर अनुचित अपशिष्ट निपटान, लैंडफिल जैसे कर दिया आपने कुछ, ये कचरा था, यहाँ पे गड्ढा खोदा, उसमें डाल दिया और भर दिया। अब कल को 20-25 साल हो गए, वो लैंडफिल आपने करके रखा था, पर वो जगह इनमें जो केमिकल्स थे उनसे प्रदूषित हो गई। अब उसमें अच्छे से तो कृषि होगी नहीं ना। फिर खनन गतिविधियां मिट्टी, आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र में भारी धातुओं, एसिड और अन्य दूषित पदार्थों को छोड़कर मिट्टी के प्रदूषण में योगदान करती हैं। फिर शहरीकरण और निर्माण, शहरी विस्तार, निर्माण परियोजनाएं मिट्टी की संरचना को बिगाड़ती है, मिट्टी के कटाव को बढ़ाती है। निर्माण मलबे, रसायनों, भारी धातुओं जैसे प्रदूषकों को मिट्टी में मिलाती है। फिर वनों की कटाई और भूमिचरण, अस्थिर भूमि प्रबंधन क्या करता है कि वनों की कटाई, भूमि की सफाई, मिट्टी का क्षरण, मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करके, मिट्टी की उर्वरता को कम करके और प्रदूषण और गिरावट के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाकर मिट्टी प्रदूषण में योगदान देता है। फिर उसके बाद आपका प्लास्टिक का उपयोग, मृदा की निचली परत में पानी के बहाव को रोकता है, ठीक है, तो एयरिफिकेशन नहीं होने देता ये। केचुआ भी बेचारा नीचे तक कैसे जा पाएगा, प्लास्टिक में दब के मर जाएगा। अब क्या प्रभाव होगा भाई साहब, मिट्टी खराब रहेगी तो फसल संदूषण होगा, ठीक है। मिट्टी में प्रदूषक तत्वों का फसलों द्वारा अवशोषित किया जा सकता है, जिससे खाद्य फसलें भारी धातुओं, कीटनाशकों, अन्य विषाक्त पदार्थों दूषित हो जाएंगी, ठीक है, और हमारे मानव स्वास्थ्य को खतरा पैदा होगा। फिर मृदा का क्षरण होगा। मृदा प्रदूषण मिट्टी की उर्वरता को कम करता है, मिट्टी की संरचना को बाधित करता है और मिट्टी के pH को बदल देता है, जिससे पौधों की वृद्धि, कृषि उत्पादकता का समर्थन करने की क्षमता खराब हो जाती है। फसल पैदावार कम होगी, किसानों को आर्थिक नुकसान होगा। भूजल संदूषण भी होगा, ये मिट्टी के बाद पानी नीचे ही तो जाएगा ना, तो इसमें जो केमिकल होंगे तो मिट्टी तो बर्बाद किया ही किया, वो फिर नीचे जो पानी गया उसको भी बर्बाद किया। फिर पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचेगी, जीवों को, सूक्ष्म जीवों को, ठीक है, जो बायोडाइवर्सिटी ये सब प्रभावित होगा। फिर स्वास्थ्य जोखिम, दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से आप समझिए फूड चैन खराब होगी, आपको त्वचा संबंधी विकास, श्वसन संबंधी समस्याएं, पुरानी बीमारियां जो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में थी वो बढ़ जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। फिर आर्थिक लागत आपकी बढ़ेगी, मृदा प्रदूषण कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण सुधार, इन सब पे आर्थिक लागत वृद्धि करेगा। मिट्टी के सुधार के लिए खर्च, प्रदूषण से संबंधित बीमारियों के लिए इलाज के लिए स्वास्थ्य देखभाल लागत और कृषि उत्पादकता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का नुकसान शामिल है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कृषि योग्य भूमि,
कृषि भूमि कम होगी ना, आपका एरिया जो है घटता जाएगा। मृदा प्रदूषण कृषि और खाद्य उत्पादन के लिए कृषि की भूमि की उपलब्धता को कम कर देता है, स्थायी भूमि उपयोग के अवसरों को सीमित कर देता है। फिर आप देखिए पारिस्थितिकी तंत्र का संदूषण, जो अपना इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो है ना, ये पूरा प्रभावित होता है, खराब होता है। तो दीर्घकालिक पर्यावरणीय क्षति, मृदा प्रदूषण लंबे समय तक बना रह सकता है, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है और प्रभावित क्षेत्रों में मिट्टी के स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गुणवत्ता को बहाल करने के लिए महंगे और समय लेने वाले उपचार प्रयासों की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद सरकारी प्रयास। तो सरकारी प्रयास में अगर आप देखें तो 5 आयामी रणनीति। ठीक, भारत सरकार मृदा संरक्षण के लिए 5 आयामी रणनीति लागू कर रही है। इसमें मिट्टी को रसायन मुक्त बनाना, ठीक है, पहला। दूसरा, मिट्टी की जैव विविधता को बचाना। तीसरा, SOM को बढ़ाना। ठीक है, SOM देखते हैं इसको। फिर चौथा, मिट्टी की नमी बनाए रखना। और पांचवा, मिट्टी के क्षरण को कम करना और घटाव को रोकना, इसमें शामिल है। फिर मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, ये योजना शुरू हुई। सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग मिट्टी के स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतक है और वर्णनात्मक संबंध प्रदर्शित करता है, जो किसानों को आवश्यक मिट्टी संशोधन के लिए मार्गदर्शन करता है। देखिए इसमें क्या होता है, आप अपनी सॉइल, अपने ज़मीन की सॉइल लेके गए। अब इस सॉइल को देखा तो उसने कहा कि भाई इसमें NPK में से क्या कम है, ये कम है। ठीक है, पोटेशियम कम है। तो आप इसमें भाई यूरिया और ये फास्फोरस नहीं डालिए, आप उसमें पोटास डालिए। ठीक है, वो आपको ये सलाह देगा। आप डाले जा रहे थे इसमें यूरिया भर भर के, ठीक है, तो आपको ये सलाह देगा। तो इससे 2 फायदा होगा, आपकी फसल को और मिट्टी को जिस चीज़ की डिमांड है वो फिल होगी, और दूसरा, और जो पोषण आपकी मिट्टी को चाहिए वो पता चल जाएगा, और फसल भी आपकी खराब नहीं होगी, और आपका इकोनॉमिकल जो बैलेंस है, जो गड़बड़ा जाता है, वो ठीक हो जाता है। फिर नीम कोटेड यूरिया। अब नीम कोटेड यूरिया क्या है, जैसे हम डायरेक्ट यूरिया डालते थे ना, तो वो क्या होता था, पानी में घुलती नहीं थी। ठीक, और वो नीचे जा कर के बड़ी रहती थी और वो दिक्कत देती थी बाद में। लेकिन जो नीम कोटेड यूरिया है ना, उसको डालने से क्या होता है कि वो लंबे समय तक भी अगर बनी रहती है तो परेशान नहीं करती है, मतलब उससे मृदा प्रदूषित नहीं होती। नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए यूरिया के ऊपर नीम के तेल का लेप कर दिया जाता है। ये लेप नाइट्रिफिकेशन अवरोधी के रूप में काम करता है। नीम लेपित यूरिया धीमी गति से प्रसारित होता है, जिसके कारण फसलों की आवश्यकता के अनुरूप नाइट्रोजन पोषक तत्व की उपलब्धता होती है और फसल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। यूरिया के अतिरिक्त प्रयोग को समाप्त करता है। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अन्य प्रासंगिक पहलों में मिट्टी के कटाव को रोकने, प्राकृतिक वनस्पति के पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन और भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शामिल है। ठीक, फिर आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे तो हम उसमें इनपुट में रसायनों का यूज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो छोटे किसान हैं उनका मौद्रिक बोझ भी कम होगा और जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरता जो है वो बनी रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे 3 पॉल्यूशन अपने देख लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे और भी पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण है, ये मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैं यहीं इसको धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसकी परिभाषा, उसके कारण हो गए। ठीक है, उसके कारण क्या क्या है, अत्यधिक उत्पादन, खराब अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण का अभाव, महासागरों में प्लास्टिक, उपभोक्ता व्यवहार, औद्योगिक प्रथाएं, विनियमन का अभाव, वैश्वीकरण और व्यापार। प्रभाव में क्या आता है, पर्यावरण की क्षरण, वन्य जीवों के लिए खतरा, माइक्रोप्लास्टिक्स संदूषण, मानव स्वास्थ्य जोखिम, आर्थिक लागत, समुद्री प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सौंदर्य संबंधी और मनोरंजक प्रभाव, माइक्रोबियल आवास, दीर्घकालिक स्थायित्व। इसके साथ ही सरकार के कुछ प्रयास हैं, वो आप इधर पे आराम से देख सकते हैं। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी जो पेपर 1 पार्ट बी और यूनिट 4 है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आप बहुत जल्दी से देख सकते हैं और आपके मेंस के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो थैंक यू फॉर सो मच, है ना, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।